कभी सोचा है आपने कि एक सेकंड में आपके मोबाइल पर कितने नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जब आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो शॉर्ट वीडियोस की भरमार लगी हुई है। लीन फॉरवर्ड करते हुए आप उन शॉर्ट वीडियोस को देखते चले जाते हैं। और यही नहीं, जब आप किसी एप्लीकेशन पर होते हैं तब उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी आपको आ रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। कोई वीडियो अगर हमें पसंद ना आए तो हम तुरंत दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। हमारे ब्राउजर में एक साथ कई टैब्स खुले रहते हैं। हमें घर और ऑफिस में मल्टीटास्क करने की आदत हो गई है, और ऐसे में हमारा फोकस पूरी तरह से भंग हो चुका है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आज की बुक समरी, फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे लिखा है डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन एक साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर और जर्नलिस्ट हैं। वो CASEL ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर भी हैं, जो बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनने में हेल्प करती है। गोलमैन माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट नाम के ग्रुप में बोर्ड मेंबर भी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स को उनके रिसर्च वर्क में हेल्प करती है। उनकी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया भर में 5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। तो आज की ये समरी आपको अपना फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। ये समरी आपको अपने हर काम में अटेंशन देना सिखाएगी। आप इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस समरी से जानिए कि ये कैसे करना है। तो शुरू करते हैं आज की बुक समरी, फोकस, ओनली ऑन गीगल। थ्रिलर, डिटेक्टिव मूवीज देखने में कितना मजा आता है ना। हीरो चुपचाप सस्पेक्ट का पीछा करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उस पर नजर रखी जा रही है। डिटेक्टिव इस बात का भी पूरा ख्याल रखता है कि कोई उसे पीछा करता हुआ ना देख ले। मूवीज में यह सीन बड़ा ही एक्साइटिंग लगता है। जासूस उस शख्स की हर हरकत और कदम पर नजर रखता है। वो दूर से ही सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और लास्ट में उसे 100% यकीन हो जाता है कि सस्पेक्ट ही असली कातिल है। सिर्फ मूवीज और क्राइम नॉवल के हीरो के पास इस तरह का फोकस हो यह जरूरी नहीं है। आप चाहें तो आप भी अपने अंदर इस टाइप का फोकस डेवलप कर सकते हैं। सोचो कि अगर आप फोकस्ड अटेंशन की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। कितना अमेजिंग होगा जब आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जल्द से जल्द अपने सारे काम कंप्लीट कर पाएंगे। ये समरी आपको फोकस के बारे में सिखाएगी और यह भी बताएगी कि कैसे आप इसे बनाकर रख सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि ध्यान का भटक जाना उतना नेगेटिव भी नहीं होता जितना आप सोचते हो। लास्ट में आप जानेंगे कि फोकस और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। इस समरी को समझने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आज से पहले अटेंशन देना इतना इजी कभी नहीं था। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, बेसिक्स। इस बुक के ऑथर डैनियल गोलमैन को अपने टीनेज में एक अजीब सी आदत थी। अपनी केमिस्ट्री क्लास के वक्त उन्हें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तेज आवाज सुनाई देती थी, लेकिन इसके बावजूद डैनियल बड़े आराम से अपने सारे लेसन याद कर लेते थे। सेम यही तरीका डैनियल तब भी अप्लाई करते थे जब वो न्यूयॉर्क टाइम्स में राइटर थे। पूरा कमरा राइटर से भरा होता था, चारों तरफ शोरगुल होता था। कहीं दो राइटर आपस में डिस्कस कर रहे होते थे तो कहीं से कुर्सी मेज के खिसकने की आवाजें आती थी, तो कहीं पर पेपर पेन से लिखने की घिसावट का शोर, यानी चारों तरफ शोर ही शोर। लेकिन डैनियल के लिए जैसे ये सारी आवाजें कोई मायने ही नहीं रखती थीं। वो बिना डिस्टरबेंस के लिखते रहते थे, जैसे बचपन में केमिस्ट्री की पढ़ाई करते थे। इस टाइप के फोकस को सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है किसी एक चीज को इतना स्पेशल अटेंशन देना कि आपकी बाकी सेंसेस दूसरी चीजों से स्टिमुलेट होती रहती हैं। जहां डैनियल सिर्फ अपनी राइटिंग पर फोकस करते थे, उनकी बाकी सेंसेस जैसे कि सुनना स्टिमुलेट होती थी। लेकिन सवाल यह है कि हम सिलेक्टिव अटेंशन क्यों नहीं दे पाते हैं? डिस्ट्रैक्शन यानी कि मन का भटक जाना 2 वजहों से होता है, सेंसरी और इमोशनल। सेंसरी डिस्ट्रैक्शन वो है जो हमने पहले बताया था, जैसे कि आसपास के लोगों का शोरगुल होना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक हार्ड से चेयर पर बैठना। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन सेंसरी डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम बताते हैं क्यों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप एक कॉफी शॉप में बैठकर भी अपने ऑफिस की ईमेल वगैरह चेक कर लेते हैं? आपके पीछे से लगातार कॉफी मशीन की आवाज आती है,
बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अचानक अगर कहीं से आपको अपना नाम सुनाई दे तो आप घूमकर यह देखने की कोशिश जरूर करते हैं कि कौन आपकी बात कर रहा है। आपके कान खड़े हो जाते हैं और माइंड अलर्ट हो जाता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां आप जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा। एक बार कॉलेज एथलीट्स और उनकी चिंता और घबराहट पर जब स्टडी की गई तो उनका एंजाइटी लेवल यानी एक तरह का इमोशनल डिस्ट्रैक्शन इस चीज से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था कि उन्होंने कंपटीशन में कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म किया है। वैसे सवाल यह उठता है कि सिलेक्टिव अटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। कोई टास्क पूरा करने के अलावा इसका और क्या काम हो सकता है? असल में सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप करने के कई फायदे हैं। पहला तो यह कि ये इमोशंस को रोककर या कम करके आपको इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, जिसका मतलब है कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो कि आपके फाइनल एग्जाम वाले दिन ही आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप इस बात को सहन कर पाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। सिलेक्टिव अटेंशन का एक और फायदा यह है कि यह आपको एक लूप में जाने से रोकता है। वैसे इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए, सिंपल वर्ड्स में बोले तो सिलेक्टिव अटेंशन आपको अपनी गलतियों के बारे में सोचकर बार बार अपसेट होने से रोकता है। मान लो कि अगर आप हर वक्त अपनी गलतियों पर ही फोकस करते रहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि हमेशा होपलेस और डिप्रेस्ड मूड में ही रहेंगे। सिलेक्टिव अटेंशन बेहद जरूरी है क्योंकि यह आपको उस वक्त हेल्प कर सकता है जब आप कोई टास्क फिनिश करना चाहते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन की वजह से ही हम किसी काम में डूब कर काम कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अक्सर लोग कोई बुक पढ़ते वक्त उसमें इतना डूब जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। जो टास्क आपके लिए जरूरी है उन पर फोकस करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा खुश रह सकते हैं। सिलेक्टिव या फोकस्ड अटेंशन आपको चैलेंज का सामना करने में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो अपना कोई गोल पूरा करते हुए आप फेल हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो जल्दी ही इस बात से उभर पाएंगे और अपनी गलती से सीख पाएंगे। तब आपको यह नहीं लगेगा कि आप हार गए हैं और आपका सफर यहीं खत्म हो गया है, बल्कि आप इस चीज को एक चैलेंज की तरह ले पाएंगे। तो बेसिक्स को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द वैल्यू ऑफ वॉन्डरिंग माइंड। जैसा कि हमने बताया, फोकस्ड अटेंशन के कई फायदे हैं, लेकिन उस माइंड का क्या जो हमेशा भटकता रहता है? कई बार अचानक से आए हुए थॉट्स भी ब्रिलियंट आइडियाज दे जाते हैं। जो मन भटकता रहता है वो आखिर काम कैसे करता है, उसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। आखिरकार आप किसी को यह ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं कि दिन में सपना देखो या अपने माइंड को यहां वहां जाने दें, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनफोकस्ड माइंड होना बुरी बात है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यह आमतौर पर वो स्टेट है जहां हमारे क्रिएटिव जूस फ्लो होते हैं। आपके फेवरेट आर्टिस्ट्स और राइटर्स भी यही करते हैं। कुछ लिखते या ड्रॉ करते वक्त वो अपने माइंड को एकदम फ्री छोड़ देते हैं, यानी यहां वहां जाने देते हैं। क्रिएटिविटी तभी बेस्ट तरीके से निकलकर बाहर आएगी जब कोई रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होंगे और ना ही कोई लिमिटेशन होगी। एक भटकता हुआ मन आपको सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं बनाता, बल्कि जब आप अपने मन को यहां वहां जाने देते हैं तो आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, जीवन के बारे में या अपने बारे में गहराई से सोच सकते हैं। सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ जैसे सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को भटकने का मौका देते हैं और इसके लिए टाइम भी निकालते हैं। मार्क महीने में एक बार हवाई जरूर जाते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और जब वो वापस काम पर लौटते हैं तो उनके पास ढेर सारे नए आइडियाज होते हैं। फोकस्ड अटेंशन का होना बहुत ही अच्छी बात है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वॉन्डरिंग माइंड, एक भटकते हुए माइंड की पावर को भी इग्नोर नहीं कीजिए। ऐसे केसेस भी हुए हैं जब एक भटकते हुए माइंड की वजह से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जैसे एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां वॉलंटियर्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को बोला गया कि उन्हें टास्क पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है, यानी एकदम फोकस्ड रहना है, जबकि सेकंड ग्रुप को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। टास्क ये था कि उन्हें उन एक्टिविटीज की आदत डालनी थी जो उनके लिए एकदम नई थी। रिजल्ट के हिसाब से सेकंड ग्रुप यानी कि भटकते हुए मन वाले लोगों को
फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले 40% ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि ये लोग ओरिजिनल जवाब दे रहे थे। ये लोग ज्यादा जल्दी और क्रिएटिव तरीके से अपनी एक्टिविटीज कर पा रहे थे, यानी ये लोग ज्यादा क्रिएटिव भी थे और सही जवाब भी दे रहे थे। उन्होंने खुद को सिर्फ जवाब देने तक लिमिट नहीं किया था। फाइंडिंग बैलेंस। फोकस्ड अटेंशन के साथ साथ वंडरिंग माइंड का होना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने गोल्स और माइलस्टोन्स तक पहुंचने के लिए जहां आपको फोकस की जरूरत पड़ेगी, वहीं आपके वंडरिंग माइंड की फ्रीडम आपको और भी क्रिएटिव बनने में हेल्प करेगी। लेकिन ज्यादा फोकस करना या वंडरिंग माइंड का होना भी कई बार आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है। साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो वंडरिंग माइंड की वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आ जाता है। चाहे अभी आपका वंडरिंग माइंड कुछ भी सोच रहा हो, वो वापस आप पर आ जाता है। साइकोलॉजी की फील्ड योरसेल्फ यानी आप खुद के टॉपिक को एक डिफॉल्ट सेटिंग के तौर पर देखती है। ये एक मेंटल हैबिट है जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मान लो आपका माइंड हमेशा भटकता रहता है और हर बार जब ऐसा होता है आप अंत में खुद पर आ जाते हैं, यानी खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन असल में होता क्या है कि इससे आपके अंदर एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है और आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप हमेशा उन गलत और नेगेटिव चीजों पर आकर अटक जाते हैं जो आपसे हो गई हैं। आप सोचने लगते हैं कि आपने कितना कम अचीव किया है और आप खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन एक इफेक्टिव तरीका है अपने माइंड को भटकने और सेल्फ क्रिटिसाइजिंग से बचाने का। यहां हम आपको एक लॉयर और उसके रेजिन्स यानी कि किशमिश की कहानी सुनाते हैं, जो आपको मेडिटेशन और इसके फायदों के बारे में समझाएगी। इस लॉयर को कभी अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, या यूं कह लो कि वो एक वर्कोहॉलिक था। उसे शायद ही कभी आराम करने का टाइम मिलता हो। उसका सारा ध्यान सिर्फ काम पर रहता था। इसीलिए एक दिन उसके बॉस ने उसे जबरदस्ती वेकेशन पर भेज दिया। वेकेशन पर लॉयर की मुलाकात एक महिला से होती है, जो लॉयर को मेडिटेशन की खूबियों के बारे में बताती है और यह भी कहती है कि मेडिटेशन ने उसे लाइफ के हर एरिया में किस तरह मदद की है। लेकिन जब लॉयर इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, तो वो औरत उसे किशमिश यूज करके मेडिटेशन ट्राई करने को कहती है। वो लॉयर को कुछ किशमिश देकर कहती है कि उसे एक एक करके धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। किशमिश चबाते वक्त उसे उसके फ्लेवर पर फोकस करना है। उसे हर किशमिश को धीरे धीरे एंजॉय करते हुए चबाना है और अपने मुंह में उसका स्वाद महसूस करना है। लॉयर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक एक किशमिश को धीरे धीरे स्वाद लेते हुए चबाता है। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि उसका सारा ध्यान सिर्फ किशमिश के फ्लेवर पर था। इसके अलावा उसका दिमाग कुछ और सोच ही नहीं रहा था। इतना सुकून उसे एक अरसे के बाद हासिल हुआ था। ना तो उसे किसी काम की चिंता हो रही थी और ना ही कोई टेंशन था। वो बड़े आराम से एक एक किशमिश को स्वाद लेकर खाता रहा। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। ये अपने माइंड को शांत करने का तरीका है, जो आपको रिलैक्स भी करता है और एनर्जी से भी भरता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेडिटेशन करके आप अपने मन के भटकने को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अपने माइंड को अनफोकस करने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा फोकस करना फिजिकली और मेंटली आपको थका सकता है। मान लो कि आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कई घंटों की कोशिश के बाद भी आप सही जवाब तक नहीं पहुंच पाए, तो अब आपको क्या करना चाहिए? हम बताते हैं। आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। कई घंटों की मशक्कत के बाद दिमाग को भी आराम की जरूरत पड़ती है। अपने माइंड को अनफोकस करना जरूरी है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर अटके रहना अनप्रोडक्टिव होता है। इसके लिए कुछ देर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, खिड़की से बाहर का नजारा देखिए। खुली हवा में जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके आसपास देखने लायक या ऑब्जर्व करने लायक कितना कुछ है कि आप थोड़ी देर के लिए मैथ्स की प्रॉब्लम को भूल जाएंगे। जरा देखिए कि आपके आसपास खेलते हुए बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, या लोग सड़क पर कैसे बतियाते हुए जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिले, या फिर किचन में पक रहे खाने की जायकेदार खुशबू आपके मुंह में पानी ले आए। इस एक्सरसाइज का मकसद है अपनी प्रॉब्लम से कुछ देर के लिए ध्यान हटाकर किसी और चीज पर फोकस करना, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स होने का मौका मिल सके। फोकस्ड अटेंशन से आप एक वंडरिंग माइंड की तरफ शिफ्ट होते हैं।
एक ब्रेक लेने के बाद जब आप एक अलग अप्रोच के साथ दोबारा अपने मैथ्स के प्रॉब्लम पर आएंगे तो हो सकता है कि इस बार आप उसे सॉल्व कर लें और सही जवाब तक पहुंच जाएं। द इनर कंपास। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके अंदर अटेंशन देने की कितनी एबिलिटी है। आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए भी फोकस अप्लाई किया जा सकता है। अब जैसे जॉर्ज का ही एग्जाम्पल ले लो। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस कभी खास नहीं रही। जॉर्ज मुश्किल से हाई स्कूल पास कर पाए और उन्हें क्लास में पढ़ते वक्त 0 इंटरेस्ट आता था। लेकिन फिल्म मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने तुरंत उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर जल्द ही उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिल्में बनाने का बिजनेस काफी टफ है। ज्यादातर फिल्में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती जितनी मेहनत उन्हें बनाने में लगती है। कई लोग आपके ओरिजिनल आइडिया को एडिट और रिवाइज कर देते हैं। जॉर्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कुछ स्मॉल स्केल की फिल्म्स बनाई जिन्हें मुश्किल से ही पॉपुलैरिटी मिली या उनसे प्रॉफिट हुआ। अक्सर प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज जॉर्ज की फिल्म के ओरिजिनल आइडिया को चेंज कर दिया करते थे। ये चीजें जॉर्ज को अपसेट करने के लिए काफी थीं। वो पैसे और पॉपुलैरिटी से ज्यादा क्रिएटिव वर्क को वैल्यू देते थे। इसीलिए जब एक बड़े हॉलीवुड स्टूडियो ने उनकी लेटेस्ट फिल्म पर काम करने के लिए उन्हें ऑफर दिया तो जॉर्ज ने मना कर दिया, क्योंकि इस एग्रीमेंट में लिखा था कि स्टूडियो अपनी मर्जी से जॉर्ज की फिल्म में फेरबदल कर सकता है, जबकि जॉर्ज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। जॉर्ज ने एक के बाद एक कई स्टूडियोज ढूंढे जिनके साथ वो काम कर सकें, पर कहीं बात नहीं बनी। आखिरकार 10वें नंबर पर उन्हें एक स्टूडियो पसंद आया जिसने उनके ओरिजिनल आइडिया को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। हम यहां जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है जॉर्ज ल्यूकस, और जिस फिल्म के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे वो थी स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स एक ऐसी फिल्म है जो फिल्मों के इतिहास में हमेशा एक आइकॉन बनकर रहेगी। आज भी ये मूवी फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है, लेकिन इस मूवी को इस हद तक लेजेंड बनाने का क्रेडिट जॉर्ज को जाता है। अगर वो बाकी स्टूडियोज को छूट दे देते कि वो उनके ओरिजिनल आइडिया से छेड़छाड़ कर सकें तो शायद स्टार वॉर्स इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। जॉर्ज ने स्टार वॉर्स के मामले में अपनी सेल्फ अवेयरनेस दिखाई थी। सेल्फ अवेयरनेस एक मॉरल कंपास की तरह है। यह आपको उन चीजों पर टफ डिसीजन लेने में हेल्प करता है जिन्हें आप सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जॉर्ज फिल्म मेकिंग में क्रिएटिविटी और ईमानदारी को पैसे से ज्यादा वैल्यू देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को आप ऐसे मान लो जैसे आपका माइंड और बॉडी आपसे बात कर रहे हों। यह आपको बताएंगे कि आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस को हम अल्टीमेट फोकस की तरह भी ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यह आपको लाइफ के हर डिसीजन में गाइड करता है। यह आपको ऐसी लाइफ जीने में हेल्प करता है जो आप जीना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अ रेसिपी फॉर सेल्फ कंट्रोल। एक बच्चे को फोकस के बारे में सिखाना मुश्किल काम है, क्योंकि उसका ब्रेन सिर्फ खाने, कार्टून देखने और मीठा खाने तक फोकस रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े बच्चों से सीख सकते हैं। बच्चा अगर किसी चीज की जिद करे तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? ऐसी सिचुएशन में डैनियल के पास एक कमाल का तरीका था। उनका 2 साल का बेटा जब जिद करता तो वो तुरंत उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसे आसपास कोई चिड़िया या जानवर दिखाकर पूछते कि देखो वो क्या चीज है। फोकस हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। अपना फोकस कहीं और डाइवर्ट करके आप अपने गुस्से, स्ट्रेस, बेचैनी या उदासी को कम कर सकते हैं। इस एबिलिटी को सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जब आप उनकी इस बात से एग्री करते हैं कि मीठा खाने से पहले आप पूरा डिनर फिनिश करेंगे। बड़े होने के साथ ही हमारा सेल्फ कंट्रोल भी स्ट्रांग होता जाता है। आप कई एरिया में अपने ग्रेटिफिकेशन यानी कि सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को डील कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी मेजर सब्जेक्ट का पेपर फिनिश करने के लिए वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करने का आइडिया ड्रॉप करना, बाहर से खाना ऑर्डर करने के बजाय घर में खाना बनाना ताकि पैसे बचाए जा सके। सेल्फ कंट्रोल सेल्फ अवेयरनेस का कंपोनेंट है। फिर से हम बता दें कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है यह जानना कि आप लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू किसे देते हैं। यहां हम फिर से स्टार वॉर्स के डायरेक्टर जॉर्ज ल्यूकस का एग्जाम्पल लेते हैं। जॉर्ज क्रिएटिविटी और ईमानदारी को बहुत वैल्यू देते हैं। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल है। कोई भी डायरेक्टर अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में अपनी फिल्में बेचने के लिए एक्साइटेड रहता है। उन्हें जहां से भी फिल्म बेचने का ऑफर मिल जाए तो वो उसे कभी भी ना नहीं कहते।
हमेशा तैयार हो जाते हैं, मगर जॉर्ज ऐसे नहीं हैं। उनकी प्रायोरिटी है उनके आइडियाज की ईमानदारी। जॉर्ज शायद डरते थे, वो शायद पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाते थे, लेकिन उनकी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल ने उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकलने में हमेशा मदद की। सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा जरूरी हिस्सा है विल पावर, जिसका एक मतलब है डट कर लगे रहना। विल पावर सेल्फ कंट्रोल की तरह ही छोटी उम्र से सीखी जा सकती है। 1960 में हुई एक स्टडी में उन बच्चों को सब्जेक्ट बनाया गया जिन्हें बचपन में नजरअंदाज किया गया था, यानी उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। यह स्टडी असल में उनके आईक्यू लेवल को बूस्ट करने के लिए की गई थी, जिसके लिए रिसर्चर्स ने बच्चों को स्पेशल केयर और अटेंशन दी। उन्हें सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सिखाया गया। बदकिस्मती से यह स्टडी तो उनका आईक्यू बूस्ट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, रिसर्चर्स इसके जरिए कुछ और नोटिस कर पाए थे। जब ये बच्चे बड़े हुए तो उनमें टीन एज में प्रेगनेंसी और स्कूल जाना बंद कर देना जैसी प्रॉब्लम के केस कम हो गए थे। इन बच्चों ने किसी तरह का क्राइम भी नहीं किया था जैसा पहले करते थे, और कई बच्चे बड़े होकर अच्छी जॉब भी करने लगे थे। उनका आईक्यू तो एवरेज था, पर जो केयर और अटेंशन उन्हें मिली थी उसके कारण उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। यंग एज में विल पावर कैसे सीखी जा सकती है, इसका एक और एग्जाम्पल है मार्शमेलो टेस्ट। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने किया था। मिशेल ने पार्टिसिपेंट्स के तौर पर 4 साल तक की उम्र के बच्चों को लिया था। इन बच्चों को एक टेबल के पास बैठा दिया गया और टेबल के ऊपर बीचों बीच एक मार्शमेलो की ट्रे रख दी गई। मिशेल ने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर अभी किसी बच्चे को मार्शमेलो खानी है तो वो खा सकता है, लेकिन अगर किसी को 2 मार्शमेलो खानी है तो उसके लिए एक शर्त थी कि मिशेल को कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जाना था, और इस दौरान अगर बच्चे बिना एक भी मार्शमेलो खाए उनके आने का वेट करते तो उन्हें 2 मार्शमेलो मिल सकती थी। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक खाली कमरे में हो रहा था तो वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर पाती। इस एक्सपेरिमेंट के अलग अलग रिजल्ट मिले। कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमेलो खा लिया, जबकि कुछ बच्चों ने मिशेल के वापस आने का इंतजार किया। कुछ बच्चों ने पहले वेट भी किया, पर बाद में मार्शमेलो खाने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर से एक बार इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हुआ कि फोकस इंसान के विल पावर को इंप्रूव करता है। लेकिन किस तरह? जिन बच्चों ने मिशेल के लौटने का वेट किया था, उन्होंने अपनी इच्छा को रेजिस्ट करने के लिए अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश की। उनके अंदर 2 मार्शमेलो हासिल करने की विल पावर थी, इसलिए उन बच्चों ने अपना ध्यान कहीं और लगाकर खुद को एक मार्शमेलो खाने से रोके रखा। कुछ बच्चे इस दौरान गाना गाते रहे, कुछ डांस करते रहे और कुछ बस इंतजार करते रहे। कुछ ने आंखें बंद करके किसी और चीज की तरफ फोकस करने की कोशिश की। बीच बीच में अनफोकस करना आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। यह सुनने में उल्टा लगता है, पर यह आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लायक बनाता है। जैसे मान लो कि आप फिट होना चाहते हैं, आपका फोकस है एक मस्कुलर और हेल्दी बॉडी बनाना, लेकिन ये गोल अचीव करने के लिए आप हर घंटे में एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे। आपको बीच बीच में खुद को अनफोकस करना पड़ेगा ताकि आपको लगातार एक्सरसाइज करने से ज्यादा थकावट या कमजोरी ना हो जाए। ठीक यही चीज आपकी विल पावर करती है। यह आपको बिना थके आगे बढ़ाते हुए डटे रहने में मदद करती है। नेक्स्ट चैप्टर है द मिथ ऑफ 10,000 आवर्स। क्या आपने एडिटर रोड के बारे में सुना है? एडिटर रोड एक टफ स्लेज डॉग रेस है जो अलास्का की खून जमा देने वाली ठंड में की जाती है। ये रेस करीब 1 हफ्ते से ज्यादा चलती है। एडिटर रोड में स्लेज करने वालों को कई तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज तो है रफ और ठंडा मौसम। कई बार लोगों को रेस के दौरान बर्फीले तूफानों का सामना भी करना पड़ जाता है, लेकिन स्लेजर्स रेस स्टार्ट होने के पहले अपनी पूरी तैयारी करके रखते हैं ताकि अगर कोई डॉग घायल हो जाए तो उसका फौरन इलाज किया जा सके। लोग अपने साथ जरूरी सामान, खाना और फर्स्ट एड बॉक्स साथ लेकर चलते हैं। सुजन बुचर एडिटर रोड की सबसे जानी मानी स्लेजर्स थी। सुजन कंपटीशन के लिए एक बेहद अलग अप्रोच रखती थी। आमतौर पर स्लेजर्स 12 घंटे रेस करते थे और 12 घंटे आराम, लेकिन सुजैन का तरीका अलग था। वो और उनके डॉग 6 घंटे रेस करते थे और 6 घंटे आराम। इस रूटीन से सुजैन को बहुत फायदा मिलता था। सबसे पहले तो सुजैन के डॉग्स को आराम करने का पूरा टाइम मिल जाता था
और खुद सुजैन भी थकान से बच जाती थी। ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी थी। सुजैन कई सालों से इसी रूटीन को फॉलो करती आ रही थी, जिसके चलते ही वो एडिटरॉड की बेस्ट स्लेजर बन पाई थी। आपको कई बुक्स मिल जाएंगी जिनमें 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने के रूल पर जोर दिया गया है। इस रूल का नाम है द 10,000 रूल। इस रूल के हिसाब से आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे यानी कि 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आप बार बार एक ही काम करते रहेंगे तो उसमें माहिर हो जाएंगे। मगर असल में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि आप 10,000 आवर्स यानी कि 10,000 घंटे शूटिंग की गलत प्रैक्टिस करते रहे, तो क्या आपका निशाना सही लग पाएगा? नहीं, आप कभी भी शूटिंग में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, बल्कि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। इसके बजाय स्मार्ट प्रैक्टिस आपको एक्सपर्ट बना सकती है। यह तब होता है जब आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की टेक्निक एडजस्ट करते रहते हो। स्मार्ट प्रैक्टिस में फोकस्ड रहना भी शामिल है। छोटी से छोटी गलती पर ध्यान दो ताकि उन्हें सुधारा जा सके। शायद इसलिए डांस स्टूडियोज में जमीन से सीलिंग तक कांच लगे रहते हैं, ताकि डांसर्स की एक एक गलती पकड़ में आ सके। जो लोग अपनी स्किल से सेटिस्फाइड हैं और जो लोग फोकस्ड अटेंशन रखते हैं, उनके बीच फर्क होता है। कुछ लोग बार बार एक ही लेवल की परफॉर्मेंस देने के बाद भी संतुष्ट रहते हैं। उन्हें खुद को इंप्रूव करने की कोई जल्दी नहीं होती और ना ही वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके लिए तो इतना ही काफी है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। फोकस्ड अटेंशन वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उनके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि लाइफ के किन एरियाज को इंप्रूव किया जाए। उन्हें एक्सपर्ट्स की तलाश होती है जो उन्हें फीडबैक और ज्यादा ट्रेनिंग दे सके। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि फोकस्ड और सीखने की इच्छा इंसान को एक्सपर्ट बनाती है, न कि घंटों प्रैक्टिस करने की आदत। एक और खास गौर करने लायक फैक्टर यह है कि फोकस्ड अटेंशन वाले लोग ऑटो पायलट मोड में जाने से मना कर देते हैं। जब आप किसी चीज के माहिर हो जाते हो तो उसकी तरफ आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाता। जैसे कि टीवी देखते देखते ब्रेकफास्ट बना लेना या अपने पार्टनर से बात करते वक्त एक्सरसाइज करना, क्योंकि आपको इस रूटीन की आदत पड़ चुकी है। बार बार किए जाने वाले काम से अगर आप फैमिलियर हो चुके हैं तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं, क्योंकि तब आप रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते कि आपको कहां इंप्रूव करना है और कहां नहीं, और यही चीज आपके खराब परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह बनती है। और अब वक्त है कंक्लूजन का। तो सबसे पहले तो आपने ये जाना कि एक तरह का अटेंशन होता है जो आपको एक्सीलेंट बनने में हेल्प करता है। यह है फोकस्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन का मतलब है लाख डिस्ट्रैक्शन के बावजूद किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को अटेंशन देना। सेकंड, आपने सीखा कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड होने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड आपको रिलैक्स करने में हेल्प कर सकता है, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकता है, और यह चीज इंसान को खास तौर से आर्टिस्ट और राइटर बनने की तरफ ले जा सकती है। लेकिन एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड आपको अनप्रोडक्टिव भी बना सकता है। अगर आप भी इस माइंड डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं तो मेडिटेशन आपको अपना फोकस अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अपने माइंड को किसी एक चीज पर फोकस करने की आदत डालने के लिए मेडिटेशन एक रिलैक्स्ड अप्रोच है। थर्ड, आपने सीखा कि एक फोकस्ड और भटकते हुए माइंड के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। बहुत ज्यादा फोकस से बचने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, यानी अपना अटेंशन दूसरी चीजों की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। बाहर की आवाज सुनो, लंबी गहरी सांस लो। यह एक्सरसाइज आपको कुछ देर के लिए अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। फोर्थ, आपने कुछ और फैक्टर्स के बारे में जाना जो आपको फोकस्ड बने रहने में मदद कर सकते हैं, जिनमें से एक है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आपका इनर कंपास है। यह आपको उन चीजों पर बेस्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रांग विल पावर भी आपको फोकस रखते हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल आपको उन चीजों के लिए ना कहने में मदद करेगा जो आपके गोल्स को खराब कर सकते हैं, जबकि विल पावर आपको चैलेंजेस के बावजूद डटकर खड़े रहने की ताकत देता है। फिफ्थ, आपने 10,000 घंटों से जुड़ी गलत सोच के बारे में समझा। कुछ लोग मानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है तो आपको 10,000 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं है। ज्यादा प्रैक्टिस आपको एक ग्रेट परफॉर्मर बना देगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक्सपर्ट बनाता है आपका फोकस।
आपकी गलती पकड़ने की काबिलियत और सीखने की इच्छा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ में हमें क्या करना है। ये कंफ्यूजन इसलिए भी क्रिएट होता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमें लाइफ के किस पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, यानी उसे इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है कि फोकस्ड अटेंशन कैसे किया जा सकता है। जिस चीज पर आपका फोकस है उसे आप जरूर हासिल करेंगे। फोकस करो, थोड़ी देर रिलैक्स करो, अपने काम में लगे रहो और आप धीरे धीरे अपने सपने को हकीकत बनते हुए देख पाएंगे। तो इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर उम्मीद है कि इस समरी में मिले लर्निंग्स को आप जरूर इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। इस समरी का कौन सा चैप्टर या कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जिसे आप सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं।